कहानी की शुरुआत होती है और हम अमेरिका के बर्फीले इलाके को देखते हैं जहां एक भेड़ियों का झुंड धीरे धीरे भेड़ों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज इन भेड़ियों की किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि इन भेड़ियों को खत्म करने के लिए कोरी स्नाइपर लेकर तैयार बैठा है जो कि एक शिकारी है। अब जैसे ही भेड़िया भेड़ों की तरफ बढ़ता है तभी कोरी एक भेड़िए को शूट कर देता है, जिसके चलते बाकी सभी भेड़िए डर कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब कोरी घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसके ससुर ने उसे तुरंत बुलाया है क्योंकि वहां कुछ जंगली जानवर लगातार पालतू जानवरों का शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। इसके बाद कोरी अपने बेटे को लेकर उसके नाना नानी के घर गया, जहां उसने अपने बेटे से कहा, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ा आसपास के इलाके को देख कर आता हूँ। उसके ससुर ने उसे लोकेशन बताई जहां पर एक गाय का बछड़ा मारा गया था। उन्हें शक था कि इस इलाके में कोई शेर है जो उनकी भेड़, बकरी और गायों का शिकार कर रहा है। अब कोरी उस शेर को ढूंढने निकला तो उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वे पैरों के निशान किसी शेर के नहीं थे। इसके बाद वह जंगल में आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि उसे बर्फ पर कुछ खून के निशान मिले। इसके बाद उसने अपने बैग से कपड़े पहने और खतरे को देखते हुए अपनी गन हाथ में ली और ध्यान से उन कदमों का पीछा करने लगा। वह उन कदमों का पीछा करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि एक जगह पर उसे पैरों के निशानों को देखकर लगा कि कोई बहुत ही ज्यादा घायल है जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हो। अब वह धीरे धीरे उन खून के निशानों का पीछा कर ही रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखी जो बिल्कुल शांत पड़ी थी, लेकिन कोरी उस लड़की को पहले से ही जानता था, जिसका नाम नेटली था। उसके नंगे पैर और जिस्म बर्फ से जम चुके थे, यहाँ तक कि उसके मुंह से निकल रहा खून भी पूरी तरह से जम चुका था। कोरी ने तुरंत इमरजेंसी मदद के लिए कॉल किया। ट्राइबल पुलिस के चीफ बेन ने कहा कि तुम डेड बॉडी को छूना मत जब तक कि FBI के ऑफिसर आकर छानबीन ना कर लें। लेकिन FBI को यहाँ तक आने में काफी टाइम लगने वाला था क्योंकि अब हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक FBI ऑफिसर आई जिसका नाम जेन है। उसने कोरी से कहा, क्या तुम ट्राइबल पुलिस के चीफ हो? जिस पर कोरी ने कहा कि वह एक हंटर है। जेन वहाँ पर अकेली आई थी और उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे। उसने बेन को बताया कि मुझे FBI ट्रेनिंग के बीच में ही यहाँ पर भेज दिया गया है। केसी की नानी ने जेन को ठंड से बचने के लिए कपड़े दिए। अब बर्फ का तूफान भी थम चुका था, जिसके बाद ये सभी लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कोरी और जेन वहाँ पर एक साथ गए। ट्राइबल पुलिस चीफ बेन दूसरी स्लेज पर वहाँ आया। ट्राइबल पुलिस ने पहले ही साइट को सिक्योर कर दिया था क्योंकि तूफान कभी भी दोबारा आ सकता है। जेन ने बॉडी का पास से इंस्पेक्शन किया और कहा कि फॉरेंसिक्स को बुलाना बहुत जरूरी है। तभी कोरी ने बताया कि वह उस लड़की को जानता है। उसका घर यहाँ पास ही में था, पर किसी ने भी अब तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह लड़की बर्फीले इलाके में नंगे पैर क्यों निकली। आगे कोरी ने जेन को बताया कि उसे निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बेचारी बर्फ में शायद किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। न जाने कब से थक हार कर यहाँ पर गिर गई और बर्फीली हवा उसके फेफड़ों में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब जेन ने कोरी से कहा, क्या तुम भी इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करोगे? जिस पर कोरी ने हाँ कह दिया। वो हंटर था तो उसका टैलेंट यहाँ पर काम आ सकता है। बाद में हम कोरी को देर रात तक गोलियां तैयार करते हुए देखते हैं। अगले दिन जेन को पता चला कि रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाई गई क्योंकि नेटली अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया था। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि मरने से पहले नेटली के साथ जबरदस्ती की गई थी, लेकिन वह यह नहीं बता पाया कि हमलावर एक था या कई सारे। उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स भी लगे थे, लेकिन उसकी मौत पल्मोनरी हैमरेज की वजह से हुई है। ये सब देखते हुए एग्जामिनर ने केस को मर्डर डिक्लेयर कर दिया। अब उन्हें यह पता लगाना था कि यह लड़की भागकर कहां से आ रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। जेन ने परेशान होकर कहा, अगर मैंने ये रिपोर्ट अपने बॉस को भेजी तो वह मुझे वापस बुला लेंगे, मतलब सरकार की तरफ से फिर कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसके बाद सबूत ढूंढने के लिए उन्होंने जल्दी से इंटेरोगेशन शुरू कर दी और अपनी गाड़ी लेकर नेटली के माता पिता के घर पहुंची, जहां उसके पिता ने बताया कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उसने हमें कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया ही नहीं। हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद जेन नेटली की माँ के बेडरूम में गई, जहां उसने दरवाजा खोलकर देखा कि नेटली की माँ बेडरूम में बैठी रो रही है। उसकी हालत देखकर जेन को काफी तरस आता है और वह बिना सवाल किए वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद कोरी वहां आया। जैसे ही नेटली के पिता ने कोरी को देखा, दोनों एक दूसरे के गले लग गए क्योंकि वे पहले काफी अच्छे दोस्त रह चुके थे। कुछ देर बातें करने के बाद नेटली के पिता मार्टिन ने बताया कि मेरा एक बेटा है जो लिटिल फेदर बॉयज एरिया में रहता है और वह ड्रग्स वगैरह का नशा करता रहता है। लेकिन चाहे वह जैसा भी हो, नेटली अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। शायद वह अपनी बहन के बारे में कुछ बता सकता है। इसके बाद ये सभी लोग लिटिल फेदर बॉयज के एरिया में गए, जहां बेन ने बताया कि टोटल 4 लोग हैं और कोई भी आसानी से मानने वाला नहीं है। कोरी घर के पीछे की तरफ गया और 2 को निपटा दिया, जबकि बेन और जेन आगे के दरवाजे पर गए। दरवाजा सैम नाम के एक लड़के ने खोला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नशे में है। उसने धीरे
धीरे धीरे कहा कि मेरा दूसरा भाई जेल में है और चिप जो नैटली का भाई है वह घर पर नहीं है। तभी अचानक उसने बेन और जेन पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। दोनों की आंखों में तेज जलन हुई और उनकी नजरें धुंधली पड़ गईं। अब जेन बंदूक उठाकर अंदर घुसी। उसकी आंखों में अभी भी जलन हो रही थी और वह साफ नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वह एक कोने में पहुंची, सैम ने तुरंत उस पर गोलियां चलाईं। जेन ने भी तुरंत बचते हुए एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। सैम गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। जेन ने उसके हाथ से बंदूक अलग कर दी और उसे गन पॉइंट पर रखा। तभी बेन अंदर आया। उसने सैम की हालत देखी और कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जेन ने कहा एम्बुलेंस बुला लेते हैं, हो सकता है ये बच जाए। लेकिन तभी सैम ने अपनी आखिरी सांस ले ली। बाहर फ्रैंक और चिप पहले ही पकड़े जा चुके थे। जेन ने अब उनसे सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन जैसे ही चिप को पता चला कि उसकी बहन मर गई है, वह पूरी तरह टूट गया। फिर एक जरूरी बात सामने आई। उसे पता था कि नैटली का बॉयफ्रेंड कौन है। जेन ने कहा कि चिप उन्हें उसके बॉयफ्रेंड के पास ले जा सकता है, लेकिन कोरी ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों उसी जगह पर फिर से गए। वहां पहुंचकर कोरी ने स्लेज का इंजन बंद कर दिया, क्योंकि उन पेड़ों के बीच से स्लेज आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब ये लोग पैदल चलने लगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। निशान एक जगह पर आकर रुक गए। वहां एक और डेड बॉडी मिली। बॉडी आधी बर्फ में दबी हुई थी, जिसे पंछी नोच नोच कर खा रहे थे। शाम तक पूरे एरिया को पुलिस ने घेर लिया। बेन ने कहा कि हम उस जगह की कैमरा रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे जहां पर नैटली का बॉयफ्रेंड काम करता था। लेकिन जो लड़के उनकी कस्टडी में थे वे बिल्कुल चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पर कोरी ने बेन से कहा, मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूँ, शायद यह मुझे बता देगा। बेन ने ना चाहते हुए भी कोरी को जाने दिया। जब कोरी चिप से बात करने पहुंचा, उसने उसे झंझोड़ते हुए कहा, तेरी बहन का कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है, क्या तुम उसे ऐसे ही खुला छोड़ दोगे? लेकिन चिप फिर भी खामोश रहा। इस पर कोरी को बहुत गुस्सा आया। उसने चिप का गला पकड़कर गाड़ी पर जोर से धक्का देते हुए कहा, तेरी बहन तुझे बहुत प्यार करती थी और उन दरिंदों ने उसे नोच खाया। कोरी ये कहकर जाने लगा, लेकिन ये सब सुनकर चिप टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। नैटली का बॉयफ्रेंड मैट है। वो ड्रिलिंग रिग पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, लेकिन अगर किसी को और ज्यादा पता हो सकता है तो वह सैम है, और सैम अब मर चुका था। उधर उस लाश की पहचान हो गई। वह नैटली का बॉयफ्रेंड मैट ही था। वह ड्रिलिंग स्टेशन पर काम करने वाला एक सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर था। अगली सुबह बेन कुछ ऑफिसर्स को लेकर जेन के साथ मैट के स्टेशन की तरफ गया। कोरी एक अलग रूट से स्लेज का इस्तेमाल करते हुए निशानों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेन ने नए ऑफिसर्स को सब कुछ समझाया। उनका काम था मैट के ट्रेलर की तलाशी लेना और देखना कि वहां कोई सुराग तो नहीं है जो नैटली के कत्ल से जुड़ा हो। कोरी से भी कहा गया कि अगर कुछ मिले तो रेडियो से बता देना। बर्फ में कोरी आगे बढ़ता रहा। उसने जानवरों के पंजों के निशान फॉलो किए और एक मरे हुए जानवर की बॉडी तक पहुंच गया। उधर स्टेशन पर गार्ड्स ने कहा कि हम भी मैट के गायब होने की रिपोर्ट करवाने ही वाले थे। उन्होंने बताया कि मैट 2-3 दिन से गायब है। जेन ने नोटिस किया कि 2 गार्ड थोड़े से जख्मी हैं। अब सुपरवाइजर ने आखिरकार ट्रेलर की तलाशी की परमिशन दे दी। उधर कोरी ने दूरबीन से देखा कि जिन ट्रैक्स को वो फॉलो कर रहा था वे सीधे ट्रेलर साइट के पास से गुजरते हैं, जहां बाकी ऑफिसर्स छानबीन कर रहे थे। ट्रेलर की तरफ जाते वक्त एक गार्ड ने जेन से पूछा, क्या नैटली ने मैट की मिसिंग रिपोर्ट की थी? इस पर जेन ने कहा, हाँ, नैटली ने ही खबर दी थी। ये सुनते ही गार्ड तुरंत बोला, तो तुम्हें नैटली की डेड बॉडी मिल गई होगी। ये सुनकर सबको शक हो गया। बेन के ऑफिसर आसपास पोजीशन लेने लगे और गार्ड ने भी तुरंत बंदूक निकाल ली। वहां एक खतरनाक सिचुएशन बन गई। जब वे लोग ना तो नैटली से मिले थे ना ही मैट से कई दिनों से, तो उन्हें कैसे पता कि उसकी डेड बॉडी मिली है? दरअसल नैटली के कत्ल की खबर अभी तक पब्लिक नहीं की गई थी। किसी तरह जेन ने हालात को काबू में किया। इसी बीच कोरी ने रेडियो पर बेन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद वह पैदल ही ट्रेलर की तरफ निकल पड़ा। यहीं से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस रात नैटली बिना बताए मैट को सरप्राइज देने उसके ट्रेलर पर पहुंची। मैट उसे देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों गले मिले और बेड पर लेट गए। तभी बाहर से आवाज आई, दूसरे गार्ड्स लौट आए थे। वे शहर में रुकने वाले थे, लेकिन जल्दी वापस आ गए। नैटली अपने कपड़े बदल ही रही थी कि नशे में पीट ने उसे देख लिया और बदतमीजी करने लगा। मैट ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और पर्दा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पीट वापस आया और मैट से झगड़ने लगा। एक और गार्ड ने नैटली को गाली दी तो नैटली ने उसे थप्पड़ मार दिया। पीट गुस्से में आ गया और उसने नैटली की पैंट खींच दी। अब मैट गुस्से से भर गया और उस पर टूट पड़ा, लेकिन बाकी गार्ड्स ने भी मैट पर हमला कर दिया। उन्होंने एक बोतल उसके सिर पर मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने नैटली को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की बेचारा मैट किसी तरह उठकर लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह कमजोर पड़ गया। इसी दौरान नैटली भाग निकली। दरवाजे से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। मैट चारों तरफ से घिरा हुआ था और फिर वह नंगे पैर उसी हालत में बर्फ पर भागती चली गई। अब हम प्रेजेंट में लौटते हैं। जेन ट्रेलर का दरवाजा खटखटा रही थी कि अचानक अंदर से शॉटगन चली, जो सीधे जेन को लगी और वह दूर जा गिरी। इस अचानक हमले के बाद गार्ड्स ने ऑफिसर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जेन ने नीचे लेटे हुए एक गार्ड के पैर पर कई गोलियां चलाई और उसे मार गिराया। अचानक अंदर से मशीन गन से फायरिंग होने लगी और जेन ने बेन को भी मरते हुए देखा। कर्टिस अभी भी जिंदा था। उसने जेन की बंदूक छीन ली और उसे मारने ही वाला था। तभी दूर से एक स्नाइपर शॉट हुआ और कर्टिस वहीं ढेर हो गया। ये कोरी था। उसने बाकी 2 गार्ड्स को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ 2 लोग ट्रेलर में बचे थे। एक और मारा गया और सिर्फ
पीट भागने में कामयाब हुआ। पीट खिड़की से कूदकर भागा। जेन ने ट्रेलर के नीचे से उस पर गोली चलाई, लेकिन वह जंगल की तरफ भागता रहा। तभी कोरी जल्दी से जेन के पास पहुंचा। जेन ने कहा, मुझे रेडियो दो, अगर हेलीकॉप्टर आया तभी मैं बच पाऊंगी। कोरी ने रेडियो पर मैसेज दिया और फिर कहा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़ भी लिया तो वह वापस नहीं आएगा। जेन ने हामी भर दी। उसे पता था कि कोरी क्या करने वाला है। पीट जंगल में बर्फ के बीच भागता रहा। वह थक चुका था, उसकी सांसें तेज चल रही थी, फिर भी वह अपनी बंदूक पकड़कर आगे बढ़ रहा था। डर के मारे उसने अपनी पिस्तौल इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर कोरी ने सफेद सूट पहन रखा था। बर्फ में वह पूरी तरह छिप गया था। अचानक कोरी ने हमला किया और पीट को बेहोश कर दिया। जब पीट को होश आया तो उसका शरीर एक बैग के अंदर था। कोरी ने शांत आवाज में कहा, इस वक्त हम सबसे ऊंची पहाड़ी पर हैं। तभी पीट बोला, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कोरी पास में कटे हुए पेड़ पर बैठ गया और बोला, जल्दी बोल, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पीट धीरे धीरे बैठा और उसकी नजर अपने नंगे पैरों पर पड़ी। उसके जूते गायब थे। ये देखकर वह घबरा गया। कोरी ने उसे कहा, चुपचाप बोलना शुरू कर। पीट घबरा कर बोला, मैंने माना मुझसे गलती हुई है। मैंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की और मैंने ही मैट को मारा है, और मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोरी ने शांत आवाज में कहा, यहाँ कोई कानून नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। उसका कन्फेशन सुनने के बाद कोरी ने पीट के हाथ पैर पर जो रस्सी से बंधे हुए थी उन्हें काट दिया और कहा, अगर तुम हाईवे तक पहुंच गए तो आजाद हो जाओगे। यही चांस नैटली को भी मिला था। वो बेचारी तुम दरिंदों से बचकर 6 मील तक नंगे पैर बर्फ में भागती रही। पीट अभी भी हालात को समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि कोरी उसे जेल ले जाएगा। तभी कोरी ने उसके कान के पास राइफल चलाई। बंदूक की आवाज से घबराकर पीट पागलों की तरह भागने लगा। रास्ता उसका साथ नहीं दे रहा था। पहाड़, ढलान और गहरी बर्फ। वह कभी गिरता तो कभी हाथों के बल चलने लगता। दूर खड़ा कोरी बस उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद पीट के फेफड़ों ने जवाब दे दिया। वह बर्फ पर पीट के बल गिर पड़ा और धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर गया। बाद में कोरी हॉस्पिटल गया जेन से मिलने। जेन अभी भी जिंदा थी। कोरी ने एक छोटा सा मजाक किया तो वह हल्का सा हंस पड़ी। कोरी उसके लिए एक स्टफ टॉय भी लेकर आया था। इसके बाद कोरी ने नैटली के पिता से मिलकर उन्हें पूरी बात बताई और सलाह दी कि तुम अपने बेटे से इतना दूर मत हो जाओ, उसे अभी भी आपकी जरूरत है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।